हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार घोड़ो और वसतुल्ला खान का सलाम कबूल कीजिए। कोरोना केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में 1,03,671 केसेस आ चुके हैं। अमवात भी 2,000 से बढ़ गई हैं और हर तरफ अब पैनिक बटन दबने शुरू हो गए हैं। पैनिक बटन आज वज़ीर आज़म ने भी दबा दिया आखिरकार। जो पहले कहते थे कि घबराना नहीं है, मगर आज उन्होंने ये कहा कि अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो मसला हो जाएगा। और ये जो कोरोना वायरस है पाकिस्तान में, ये जुलाई के आखिर या अगस्त के शुरू में पीक करेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोग एहतियात करेंगे तो हम वो हाल नहीं देखेंगे जो उनके ख्याल में अमीर तरीन ममालिक में हुआ। और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन उनकी पॉलिसी शुरू से गुमगू की कैफियत में रही। उन्होंने इस दफ़ा फिर कहा कि जब कोई मुल्क लॉकडाउन करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिस तेज़ी से वायरस फैलता है तो लॉकडाउन से इसके फैलाव में कमी आ जाती है, क्योंकि जितने लोग जमा होते हैं उतनी तेज़ी से वायरस फैलता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि लोगों का जमा होना और बाहर निकलना बंद कर दें तो वबा ख़त्म नहीं होती, लेकिन उसका फैलाव सुस्त हो जाता है। मेरे ख्याल में जब से ये वायरस आया है यही बात कही जा रही है, मगर उस वक्त वज़ीर आज़म ये कहते थे कि शायद अशराफिया के कहने पे ये जो है लॉकडाउन लगाया जा रहा है और इसकी ज़रूरत नहीं थी, गरीब मर जाएंगे, जो कुछ भी होगा। तो ज़रा आप बताइए कि अब वज़ीर आज़म कह रहे हैं घबरा लें थोड़ा सा। हाँ, नहीं देखिए, मतलब अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल थोड़ा लेट हो गए हैं। देखिए, तनकीद बराए तनकीद के हक में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो फर्स्ट जो बातें जो मुझे लग रही हैं कि वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल आवाम को एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल वायरस फैलेगी और बिल्कुल आप हमेशा हमेशा के लिए लॉकडाउन डाउन में नहीं रह सकते। ठीक है, ये सारी बातें मैं मान लेता हूँ और जाहिर है कि माननी पड़ेंगी। um, कुछ बातें की हैं जो मैं थोड़ी सी मैं चेक करना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो ये कहा है अगेन, क्योंकि लॉकडाउन के साथ कोई एक इस लॉकडाउन के लफ्ज के साथ कोई खसूसी दुश्मनी है, हाँ, लगता है कोई मोहब्बत पर्सनल है। इशू है इस लफ्ज के साथ। जी, तो हमेशा ये ढूंढा जाता है कि यार कोई ऐसा मुल्क ढूंढो जिसमें लॉकडाउन नहीं हुआ। तो आज भी बात की गई अमेरिका और ब्राजील की कि जी बिल्कुल। इनकी मतलब इतनी ज्यादा कोरोना वायरस केसेस हैं, इतनी ज्यादा अमवात है, लेकिन फिर भी ये दोनों ममालिक अपने लॉकडाउन खोल रहे हैं। बिजनेसेस खोल रही हैं और सब कुछ कर रही हैं। ये बात 100% सही है, ये दोनों बातें सही हैं। लेकिन जो इस चीज में मिस हुई है कि दुनिया भर में अगर आप उन ममालिक की फहरिस्त निकालें जिन्होंने वर्स्ट एवर हैंडलिंग की है कोरोना वायरस की, तो उनमें अमेरिका और उनमें ब्राजील आते हैं। अच्छा, इसमें अवाम की इतनी गलती नहीं थी जितनी हुक्मरान की गलती थी, स्पेसिफिकली अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो हर दिन कोई आके कोई नई अजीबो गरीब बात करते और कभी कभी तो सरासर झूठ बोल देते थे। और ब्राजील के जैर बोल्सोनारो, जिनका तो शुरू से ही था कि ये सब ड्रामा है, सबने मरना होता है, मौत से क्या डरे बंदा। तो जब आप बंदा एग्जाम्पल दे तो वो इकबाल वाले शेर वाला सीन ना करे, थोड़ा सा पता करे कि किस चीज पर बात हो रही है। अच्छा, दूसरी बात, फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व और पीक वाली, जी। ठीक है, सही है, सही है, माना। पहले हम कह रहे थे कि यार जून में पीक आएगी, अब हम कह रहे हैं जुलाई में पीक आएगी, अब हम कह रहे हैं अगस्त में या जुलाई या अगस्त में पीक आएगी। हो सकता है कि हम फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की भी बात करें, क्योंकि पीक होती क्या है, ये यहाँ पर ये कहा गया है कि जी पीक ऐसे चलती है। हमारे एक्सपर्ट्स ने हमें कहा है कि जी ग्राफ ऊपर जाएगा, फिर ग्राफ फ्लैटन होगा और फिर नीचे आएगा, ये बनी आपकी पीक। लेकिन ये पीक कोई जादू से नहीं बनती। ये पीक उस वक्त बनती है जब आप कुछ ऐसे इकदाम करें जिनसे वायरस कंट्रोल में आता है। आम बिल्कुल। यहां पर हम तकरीबन उल्टा देख रहे हैं। माना कि एसेंशियल सर्विसेज को खुलना है, वेडिंग हॉल्स मेरी नजर में एसेंशियल सर्विसेज शायद नहीं है। नहीं। ईद की शॉपिंग भी कोई एसेंशियल चीज नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद हमने किया है। तो ये पीक को ऐसा नहीं है, पीक का कोई ऐसी टाइमिंग नहीं होती कि कोरोना वायरस अपनी घड़ी को देख रहा है और कह रहा है यार बॉस मेरा ख्याल है आप पीक कर ही लेते हैं। ऐसा नहीं है, अच्छा। पीक करवानी मैं पड़ती है और फ्लैटन आउट करवाना पड़ता है। अच्छा, सही दूसरी बात है। चीज के जरा मैं एक चीज सारी बस, चीजें मान लूं। बिफोर बिफोर यू जी, ऐड, आज सुप्रीम कोर्ट में भी कार्रवाई हुई ताकि हम उसको यहीं भुगता दें। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस जो पर भी अपना आते हैं। हफ्ते और इतवार का, बिल्कुल, मार्केट्स खोलने का अपना हाँ, जो हुक्म था वो वापस ले लिया है। हालांकि उस वक्त कह रहे थे कि भाई हफ्ते इतवार को क्या कोरोना छुट्टी करता है। तो अब मेरे ख्याल में देखें, अदालत को भी एहसास हो रहा है कि कितनी सीरियस है और हुकूमत को भी एहसास हो रहा है कि कितनी सीरियस सूरत हाल हाँ, हो गई लेकिन है। उनके एहसास को कि हम अचार डालेंगे क्या?
हाँ, एहसास होने से तो कोई फायदा नहीं है ना यार। क्या कहते हैं ना कि क्या करना, क्या अब रोना जब चिड़ियां चुग गई खेत, और चिड़ियां अभी तक चुग रही हैं खेत को। अच्छा, अब देखो, मैं सब कुछ मानता हूं यार, आपके पास वसाइल नहीं है, आपके पास कैपेसिटी नहीं है, शुरू दिन से नहीं थी, आज भी नहीं है, अगले कल भी नहीं होगी, अगले हफ्ते अगले महीने भी नहीं होगी। तो एक मिनिमम चीज होती है विच एज द गवर्नमेंट आपको इंश्योर करनी होती है, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, और वो है कि आप अपनी मैसेजिंग को दुरुस्त रखें। शुरू करते हैं फिरदौस साहिबा से। ये वही बात कर रही हैं जो पिछले माह तक शायद पीटीए पे अगर आप कॉल करें किसी को, तो क्या आपको मैसेज आता था? कोरोना वायरस खतरनाक है, जानलेवा नहीं है। नहीं है। ये आप और से जरा ये याद कीजिए कि ये मैसेजेस उस वक्त दिए गए हैं जब पूरी दुनिया में हजारों की तादाद में लोग मर रहे थे। जानलेवा नहीं है। अब तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पीटीए वाले भी समझ गए हैं कि खतरनाक है और जानलेवा हो सकती है। अच्छा, असद उमर साहब, ठीक है, जिनसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के साथ आपने कंपैरिजन की है। तो अच्छा, अब बज़ाहिर तो बड़ा सिंपल लगता है कि यार हाँ यार, इतने लोग मरते हैं, हम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं। मसला ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आप रोड पर जा रहे हैं और आपके बराबर में कार एक्सीडेंट हो गया, वो कार एक्सीडेंट आपकी गाड़ी को इन्फेक्ट नहीं करेगा। सो दैट इज अ फंडामेंटल डिफरेंस हियर। फिर हम गुलाम सरवर साहब की जो बात है वो तो उसमें पहले भी हमने तस्करा किया हुआ है। फाइनली मैं आना चाह रहा हूं इमरान इस्माइल साहब की। अब क्योंकि जो डे वन से जो मैसेज आया था, एंड दिस केम फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, कि ये जो लॉकडाउन है ये अशरफिया ने किया है। अच्छा यार, क्यों आपको इतना ये बुरा लग रहा था लॉकडाउन का लफ्ज? क्योंकि आप पहले, आपके सियासी मुखालफिन ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, तो वो फिर आपके लिए ऑफ लिमिट्स हो गया। वो एक अलग बात है कि पंजाब में जो अशरफिया बैठी हुई हैं, उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने भी लॉकडाउन किया, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी किया, और बलोचिस्तान की हुकूमत ने भी किया। लेकिन क्योंकि आपको ये लफ्ज पसंद नहीं है, तो फिर आप हर एक स्प्यूरियस किस्म की रिसर्च ढूंढते हैं अपने मौकफ को जस्टिफाई करने के लिए। मैं बस दो और मिसालें देता हूं। आम इमरान इस्माइल साहब, गवर्नर सिंध, इससे पहले कि वो इन्फेक्ट हो गए थे, उनकी ट्वीट आई थी कि कोरोना वायरस एक फ्लू है, और अगर हम हर फ्लू पेशेंट के ऊपर मीडिया में डिस्कशन करने लग जाए उनकी डेटा पे, तो जाहिर है डर लग जाएगी। ये डर्टी पॉलिटिक्स है। अगेन वो भी, उनका भी इशारा लॉकडाउन की तरफ था। सदर आरिफ अलवी ने बकायदा एक वीडियो ट्वीट की ऑफ अ यूएस डॉक्टर, जो जिसमें इतनी गलत इंफॉर्मेशन थी कि यूट्यूब ने भी उस वीडियो को हटा दिया। लेकिन आप ढूंढ रहे हैं कि किसी ना किसी तरह हमें कोई एंटी लॉकडाउन न्यूज या स्टेटमेंट मिल जाए, चाहे वो कहीं से भी हो, चाहे वो सही हो या वो गलत हो। अच्छा, हाँ वो सब जरार, जरार वो रिगार्डिंग जो लॉकडाउन कुछ और स्वीडन। मजीद रिसर्च की आई है। हाँ, थैंक यू सो मच। बात यह है कि आप लोग मुस्तकिल कह रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान में कोई लॉकडाउन हुआ था कभी। मेरा ख्याल है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हुकूमत ने सूबाई सतह पे, शायद हुकूमत सिंध ने किया हो या और हुकूमतों ने किया हो, अमलन एक दिन के लिए भी पाकिस्तान में लॉकडाउन नहीं हुआ है। लोगों ने जो है शॉर्टकट्स निकाल लिए थे। मेरे हिसाब से पाकिस्तान में कोई लॉकडाउन नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि अब जो वजीर आजम कह रहे हैं मार्च अप्रैल मई गुजरने के बाद जून में कि जी अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो फिर हमारे बहुत ज़्यादा संगीन सीरियस सूरत हाल हो सकती है, ये किससे कह रहे हैं? ये आम लोगों से कह रहे हैं। मुझे कोई दुनिया में ऐसा मुल्क बता दें आज तक जहां आम लोगों ने रजाकाराना तौर पे लॉकडाउन किया हो, चाहे चाइना हो, साउथ कोरिया हो, इटली हो, स्पेन हो, कोई भी तरक्की याफ्ता गैर तरक्की याफ्ता मुल्क, हमेशा स्टेट ने इंटरवेंशन की। कहीं पेनल्टीज, कहीं थ्रेट्स, कहीं तरगीबात, कहीं अपीलें, सारा मिक्स करके जो है वो लॉकडाउन हुआ। और उसके नतीजे में फल क्या मिला? उसके नतीजे में जो लोग कह रहे हैं ना कि लॉकडाउन जो है वो अशराफिया की अय्याशी है और बकवास है और इससे कुछ नहीं होता, इंपीरियल कॉलेज लंदन की जो ताज़ा तरीन स्टडी है 11 यूरोपीय ममालिक की, उसमें नतीजा अखज़ किया गया है कि मार्च में होने वाले लॉकडाउन ने 30 लाख हलाकतों से बचाया है सिर्फ यूरोप को। और उसकी वजह से मई में हलाकतों में कमी आनी शुरू हुई, जो कि मार्च में लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी इख्तियार की गई थी। उसी के साथ साथ एक बहुत मारूफ साइंसी जर्नल है नेचर,
उसमें अमेरिकन एक साइंटिफिक स्टडी शाया हुई है, वो भी आज ही शाया हुई है। इसमें चीन, जनूबी कोरिया, इटली, ईरान, फ्रांस और अमेरिका को उसकी सैंपलिंग की गई है कि लॉकडाउन जैसा कैसा भी हुआ उसके नतीजे में 530 मिलियन अफराद एटलीस्ट बच गए कोरोना वायरस का शिकार होने से। तो ये जो आप अपनी एक थ्योरी ले आए हैं, एक फलसफा ले आए हैं, इस मुल्क में अलमिया ये है कि मशीनरी का मसला नहीं है, इंप्लीमेंटेशन का मसला नहीं है, शुरू दिन से पॉलिटिकल विल नहीं थी। हर वो आदमी जो कोरोना के बारे में कख नहीं जानता वो पॉलिसी बना रहा था। ये पूरी कौम बशमूल अदलिया, इंतजामिया, हुकूमत, रियासत और अवाम, ये डॉक्टरों के खिलाफ मुत्तहदा इन्होंने महाज बनाया है। ऐसी पूरी मिसाल पूरी दुनिया में मुझे कहीं नजर नहीं आती। सही। और दूसरा मुसा साहब, एक जरा ये मैं भी एक चीज बस बताना चाह रहा हूं, क्योंकि हुकूमत वज़रा जो है बहुत ज्यादा कह रहे थे कि स्वीडन की मिसाल देख लें, स्वीडन की मिसाल। अब स्वीडन के जो टॉप उनके हेल्थ ऑफिशियल हैं उन्होंने माजरत की है कि जनाब हमने जो ओपन किया था उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ है, और तकरीबन 4,500 वहाँ हलाकतें हुई हैं और 41,000 मरीज अभी भी हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें ये रास्ता अख्तियार नहीं। मुबशिर भैंस के आगे बीट मत बजाइए और वक्फा ले लीजिए प्लीज। सर वक्फा ले लें। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कोरोना स्ट्रैटेजी पे, और जरार आप कुछ कह रहे थे। जी देखिए, मैं अगेन ये जो अभी वसत ने बात की है मैं उसको थोड़ा सा आगे ले जाना चाह रहा हूं कि देखिए बिल्कुल अवाम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अवाम को एसओपीज के मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन शायद उससे पहले हुकूमत को भी एसओपीज के मुताबिक चलना चाहिए। बहुत खुशी की बात है कि अब आके पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूं कि वजीर आजम साहब खुद मास्क पहन रहे हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि एसओपीज पर लोग चलें जब आप खुद देख रहे हैं कि आप खुद नहीं चल रहे एसओपीज में। दूसरी बात कि ये जो अवाम से अपील करने वाली बात है बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अगर वो अपील नहीं मान रहे तो क्या कोई सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? जैसे अगर आपने कह दिया कि जी मास्क अब आपने पहनने हैं, तो ये क्या लोगों की मर्जी पर छोड़ दें? और अगर आपने यही करना है तो फिर कल क्या कहेंगे कि जी हमने तो लोगों को कहा था कि यार एक दूसरे का कत्ल ना करो, अब लोग नहीं मान रहे तो फिर छोड़ दें। तो ये हुकूमत तो फिर नहीं हुई ना, ये तो फिर एक एडवाइजरी पैनल बन गया आपका। और अगर आपने एडवाइजरी देनी है तो फिर कंसिस्टेंटली ही दें। मसला क्या है, मुझे जो लग रहा है कि लॉकडाउन आपकी हुकूमत के सूबों ने भी किया, लेकिन उसके साथ साथ आप लॉकडाउन को क्रिटिसाइज भी करते जा रहे हैं, अगेन सिंपली आउट ऑफ ईगो यार, या आउट ऑफ प्राइड। ये बात मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि इसकी क्या वजह है। अब शायद आ जाए, क्योंकि शेख रशीद साहब को भी पॉजिटिव हो गए हैं, और अब जो है ये जब पार्लियामेंट तक बात पहुंच ही गई है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वजीर आजम, उनको भी कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो शायद कुछ हो जाए। अब जब अशराफिया इससे इफेक्ट होनी शुरू होगी तो मेरे ख्याल में हुकूमत थोड़ी हरकत में आएगी, मगर अभी मेरे ख्याल में बहुत देर हो चुकी है। क्या हो सकता है? मेरे ख्याल में अब जो कुछ करना है कोरोना नहीं करना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, तो मेरा ख्याल है हम भी फिर आगे ही बढ़ते हैं। सही बात है। और पीआईए प्लेन क्रैश की जानिब। जी मुबशिर जी, पीआईए प्लेन क्रैश के इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, और 22 जून को जो है वजीर हवाबाजी उन्होंने कहा है कि वो इसकी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो लेकर के आएंगे। जो सूरत हाल चल रही थी लवाहिकीन के हवाले से, अब तो काफ़ी उसमें तकरीबन सारे ही लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं, मगर दरमियान में बहुत सी ऐसी खौफनाक खबरें भी आई हैं कि किसी की जो डेड बॉडी है वो किसी और को चली गई और किसी को दफना दिया गया, उसके बाद पता चला दूसरी फैमिली को कि वो उनकी डेड बॉडी थी, तो कतबे चेंज हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल पर शुरू में फैसल ईदी ने भी कहा कि लोग ज़बरदस्ती जो है डेड बॉडीज़ ले गए बग़ैर किसी साइंटिफिक तरीके से, मगर अब जो सारी सूरत हाल है उस पर ब्लैक बॉक्स आप जो बात करते हैं ना, तो ज़ियानी साहब
की जी डेथ हुई, उनकी फैमिली की डेथ हुई। तो उनके साथ क्या हुआ कि उनकी एक जो फैमिली मेंबर थे, उनकी बॉडी कोई और फैमिली ले गई और फिर उनको किसी अलग कब्रिस्तान में दफनाया गया। तो जब ये बात पता लगी तो अच्छी बात है कि जाहिर है कि वो सब अपने एक शरीक थे, तो उनकी जो कब्र है उसकी स्टोन चेंज कर दी, लेकिन फिर भी वो जो फैमिली मेंबर है वो किसी और कब्रिस्तान में है, बाकी अपने फैमिली प्लॉट में है। बिल्कुल इसी तरह एक लेबनीज अमेरिकन साहब हैं जिनके वालिद साहब की भी जो बॉडी थी वो भी किसी और के हाथ चली गई है। अब पिछले हफ्ते भी हमने बात की थी आरिफ फारूकी साहब से, जिनका भी यही एक्सपीरियंस रहा अच्छा था। एक उनकी मिनट बहुत जी जी जरार एक मिनट, इससे पहले कि आप इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, आप दोनों में से हाँ जी क्या किसी को इल्म है कि इस हादसे में ग्राउंड पे भी 2-3 हलाकतें हुई थी, उनका क्या मुस्तकबिल है? क्या उनके लिए भी किसी ने मुआवजे की बात की, उनकी भी शनाख्त हुई? कोई पुरसाने हाल है? आप में से कोई इत्तला है तो बताएं अगर किसी के पास नहीं सर, अभी तक कोई ऐसी इत्तला नहीं है, बल्कि कल मैं एक शो देख रहा था जिसमें जो एक सर्वाइवर हैं मोहम्मद जुबैर, जिनके हाथ जल गए थे, पांव जल गए थे, उन्होंने भी कहा कि किसी ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया, ना ही कोई उनके बारे में कोई कंपनसेशन। जो जख्मी हुए दो ही थे, जाहिर है एक तो बैंक ऑफ पंजाब के सरबराह थे, वो तो खुद खासे अल्लाह का शुक्र है कि बचत हो गई उनकी, मगर नहीं मैं मोहम्मद ये जुबैर कह कह रहा हूं रहे जो थे। नहीं, तैयारी मुझे में पता है सवार नहीं वसत, थे, मैं जो ग्राउंड आपको में थे, जी मैं जी आपको जी बताता हूँ। ग्राउंड। जो एक ग्राउंड हाँ पे 12 साल की लड़की थी। आई मीन मैं उस केस का बता रहा हूँ जिसके बारे में मुझे थोड़ा सा पता है। एक 12 साल की लड़की थी जो बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं वो ग्राउंड पर थी जब वो हत्यारा क्रैश हुआ है, और आग लगने की वजह से फिर वो भी दम तोड़ गई। तो उस वक्त उनके भी जो फैमिली मेंबर्स थे, उनकी भी जो लवाकिन थी, उन्होंने भी ये भी अपील की कि जी जिस तरह प्लेन क्रैश विक्टिम्स को मुआवजा मिलेगा तो इनको भी मिलना चाहिए। तो उस वक्त जो सियासतदान ग्राउंड पर थे, अब मुझे नाम नहीं याद, लेकिन मेरा ख्याल है कि पीटीआई के एक एमपीए थे और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल भी थे, आई थिंक शायद सिंध गवर्नमेंट के। तो उन्होंने अश्योरेंस दी थी कि मुआवजा मिलेगा। मुझे सिर्फ यहां तक पता है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ उनकी फैमिली के साथ कि वो बकायदा वो कॉम्पनसेशन उनको मिली है या रूल्स इसके बारे में क्या कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली तो इतनी जरा इंफॉर्मेशन है, कोशिश करके कल इस पर मजीद बात कर मैं सकते हैं। कोशिश करते हैं कि इस ब्रेक में ये इन्फॉर्मेशन भी ले लूं, और साथ ही हम आरिफ फारूकी को इस बात ज्वाइन करेंगे जिनकी अपनी अहलिया और 3 बच्चे इस क्रैश में शहीद हुए, और अब उन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि बाकी जो मुसाफिर हैं उनके लवाहिकीन के लिए वो काम करेंगे। तो इस ब्रेक के बाद आपके पास वापस आते हैं। वेलकम बैक। और वक्फे से पहले वसतुल्लाह खान ने भी पूछा था कि जो प्लेन क्रैश में जो ग्राउंड पे लोग थे उसमें ये इत्तला आई थी कि एक 12 साल की बच्ची जाबाहक हुई और 2 बच्चियां जख्मी हुई थी। उनको कंपनसेशन मिली या नहीं मिली? तो वसत साहब, मेरी अभी बात हुई हुकूमती जो ओहदेदार हैं, उन्होंने कहा है कि पीआईए ने उस जो जाबाहक होने वाली बच्ची है 12 साल की, उसको 10 लाख कंपनसेशन दी है, जबकि 2 बच्चियां और जो जख्मी हुई थी उनको 5-5 लाख कंपनसेशन दी गई है। और जरार जी जी मुबशर, आरिफ फारूकी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो जी बिल्कुल। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आरिफ। वालेकुम अस्सलाम। जी आरिफ, अब बताइए, जाहिर है जब हमने आखिरी दफ़ा आपसे बात की थी तो उस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ थी। आप अपने 2 जो बच्चों की डेड बॉडीज़ के लिए सरगर्दा थे और आपकी रुदात सुनाई थी कि कितनी मुश्किल से आपको ये तगोदौ करनी पड़ी और आपसे किसी ने राब्ता नहीं किया। उसके बाद आपने कहा था कि आप और जो लवाहिकीन हैं जिनको अपने प्यारों की लाशें नहीं मिल पाई उनकी मदद करेंगे। तो आप बताइए कि क्या किया आपने? सर, हुआ ये कि अगर आपको याद है कि गज़ल बेग, ठीक है ना, एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर शी वाज लुकिंग फॉर हर ब्रदर, ठीक है ना। शी रीच्ड आउट टू मी
मैं उसको ये कहा कि यार मुझे सैम्पल्स वगैरह दो, हम लोग लाहौर भिजवाते हैं। कराची यूनिवर्सिटी में बात किए हुए हैं इश्तियाक साहब से, तो आप जाके उनको दे देना और हम लोग भिजवा देंगे लाहौर, वहाँ से आपका सैंपल आ जाएगा। एक दिन में आपके डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी और आप जाके दिखा देना और वो बॉडी आपको मिल जाएगी एंड आप तदफीन करके आपको वो हो जाएगा। तो जाहिर बात है, एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक बंदा इस तरह कह रहा है, लेकिन मेरे पास एक प्रूफ पॉजिटिव था कि मैं अपने बच्चों के खुद 6 घंटों में करवाया हूँ। तो इसी तरह गज़ल के जब रिपोर्ट आई, वो यहाँ पे गई, क्या कहते हैं, बॉडी क्लेम करने के लिए, पता चला वहाँ पे एक और फैमिली खड़ी हुई है वही बॉडी के साथ, और अगले केयू के रिजल्ट के ऊपर कह रहे हैं कि ये आपकी बॉडी है, जो कि अगली फैमिली कह रही थी ये हमारी नहीं है, हम लोग ऑलरेडी टैग कर चुके हैं, उनके ऊपर ज्वेलरी पहने हुए थे, वो मॉर्ग के अंदर है, ये हमारी बॉडी नहीं है। वो बॉडी आपके गज़ल के भाई की थी। ठीक है, इसी तरह आगे जाके आप लोगों को पता है कि कौन कौन से आपके केसेस निकले हैं। कैप्टन शहीद के जो 24 तारीख को उनकी तदफीन हुई थी फुल ऑनर्स के साथ, मिलिट्री ऑनर्स के साथ, वो जो है जिन एक साहब का हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो पता चला डीएनए रिपोर्ट से कि वो उनकी बॉडी है जहाँ पर कैप्टन की तदफीन हुई है। कैप्टन साहब कहाँ थे? मॉर्ग के अंदर थे। ठीक है, अब मैं ये बताता हूँ कि एक्यूरेसी क्यों आ रही है। एक्यूरेसी ये आ रही है कि एक टेक्निकल टर्म होती है जिसको कहते हैं कि एक चेन ऑफ कस्टडी होती है आपकी एविडेंस की। ठीक है, आपके एक एक टैग की, एक एक बॉडी की, एक एक हर चीज़ आपकी डॉक्यूमेंट होती है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन जो है 52 बॉडीज़ या 54 बॉडीज़, ठीक है ना, वो कंफर्म कर लेना आप डीजी ताहिर अशरफ से, वो जो है ऑलरेडी ये लोग लिफ्ट करके जा चुके थे यहाँ से। ठीक है, बाकी थी केयू के पास। अब ये देखें, अब ये सारे केसेस आपके बाहर आ रहे हैं। केसेस किसके ऊपर आ रहे हैं? लाहौर वाली बिल्कुल मुस्तनद रिपोर्ट है आपकी, जो कराची यूनिवर्सिटी की है, ये अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और अभी अहमद मुर्तज़ा साहब भी आपको बताएंगे कि इवन इन हिज केस उनके अंदर भी यही वाला सीन हुआ है। तो दे हैव बीन गिविंग अवे फेक डीएनए एंड फोरेंसिक रिजल्ट्स। ठीक है, इसका मैं आपको बताता हूँ किस तरह। जिस टाइम पे मैं अपने बच्चों को ढूंढने गया, मुझे आई वाज़न्ट गेटिंग एनी आंसर्स, तो डॉक्टर हुमायूं आए ऑन द सीन। ठीक है ना, एनडीएमए के कंटेनर्स वगैरह लगे, वहाँ मुझे फैसल ईदी साहब मिले। मुझे कहते हैं आपको इनके पास डेंटल एक्सरेज या आपके एमआरआईज या एक्सरे कोई है? मतलब नहीं, देयर वर हेल्दी चिल्ड्रन। तो कहता है कि कोई तस्वीर है जिसमें मुंह खोले हुए और हंस रहे हैं? मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ फैसल ईदी की। अब ये उसका काम नहीं है फैसल ईदी का। मैं बोला सर आप आर यू सीरियस? कहता है मैं चेक करता हूँ। मैं अंदर कॉल के वापस आया, कहता नहीं सर देखें अगर कोई क्लियर तस्वीर है तो उससे भी हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। वहाँ मुझे पता चल गया कि यहाँ पे सरासल 2 नंबरी हो रही है। कभी विजुअल कहते हैं आइडेंटिफिकेशन आंखों से देख के आप नहीं करते, स्पेशली इन अ केस लाइक दिस। और अगेन मैं फिर पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, जो ये सारे जो आपके बॉडीज़ थे, इनके सैंपल्स एक दिन में कलेक्ट होके अगले दिन वो जाते, वो एनालाइज होते हैं, और ये दिस वाज अ मैक्सिमम 48 आवर्स की जॉब। ठीक है ना। हाउ डज द हेल्थ मिनिस्टर कम ऑन स्टेज एंड से 21 दिन डीएनए में लगेंगे? अब मैं बताता हूँ क्यों। इसलिए क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी इज़ अ रिसर्च इंस्टीट्यूट। वो जो है आपकी लाहौर फोरेंसिक साइंस एजेंसी, दैट इज़ अ प्रोफेशनल हाईली ट्रेंड फोरेंसिक इंस्टीट्यूट जो कि डीएनए और सीरोलॉजी पे काम करती है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ जोक। वहाँ के जो डीजीओ आ रहे हैं, ही वाज वर्किंग इन द एफबीआई, ही वाज कैचिंग सीरियल किलर्स बैक इन 2006 2007। इमेजिन द काइंड ऑफ क्या कहते हैं वो डेप्थ ऑफ knowledge and experience he has. He is consulting with the Scotland Yard as well in most cases. ठीक है, जब ये वाली चीज़ है तो मैं लोगों को चीख के डिजिटल मीडिया पे कह रहा था यार फॉरगेट द केयू वाले रिजल्ट्स, आप लोग जो हैं लाहौर के थ्रू जाएं। और शुक्र है हम लोग इनको जल्दी पकड़ लिए। अब नाउ थिंग्स आर गोइंग टू अनरावल। हुआ ये कि जो लाहौर के रिजल्ट्स आए वो बिल्कुल सही हैं। अब क्या कहते हैं, मैं अहमद मुर्तज़ा के साहब को क्या कहते हैं मैं लीड दूंगा कि ये बताएंगे कि इनके साथ क्या हुआ है। अहमद साहब, आप बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस पूरे सिलसिले में। देखें, बहुत शुक्रिया आपको पहले मुझे इनवाइट करने का। आरिफ साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को एलैबोरेट किया है। मैं बेसिकली हूँ डॉक्टर आयरलैंड में। जिस वक्त ये हादसा हुआ है मुझे नहीं मालूम था, मेरे भाई अहमद मुश्तबा जिनको मैं भैया कहता हूँ, हमारे घर में वो भैया के नाम से मशहूर थे, वो आ रहे हैं लाहौर से कराची जुमे को। वो गए थे लाहौर क्योंकि उनकी नई जॉब हुई थी फोरलैंड कंपनी जो कि जावेद आफिदी साहब की है। उन्होंने नया चाइनीज़ ट्रकों का बनाया है लाहौर में, तो उसका उन्होंने इंटरव्यू दिया रमज़ान के महीने में। तो भैया पहले होंडाई में थे, लेकिन होंडाई की वो जॉब ख़त्म हो गई थी मिड ऑफ मार्च में, तो वो बाई रोड आ गए थे कराची। तो यहाँ पे उन्होंने ऑनलाइन इंटरव्यू दिया, वो सिलेक्ट हुए। फोरलैंड वालों ने उनको बुलाया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो वो उन्होंने टिकट दिया और रिहाइश दी। जिस वक्त ये हादसा हुआ है मेरे इल्म में ये बात नहीं थी कि भैया जुमे को आ रहे हैं।
तो जब मैं जुमे को मैंने खबर देखी तो अचानक ये आया है लाहौर कराची PIA क्रैश। तो मैंने पहली फुर्सत में पापा को फ़ोन किया, पूछा भैया ने कब आना है, भैया कहाँ है? उन्होंने कहा अभी तो बात हुई है कराची एयरपोर्ट में बैठे हुए थे, अभी आ रहे हैं वो 1 बजे। तो मैंने कहा पापा अल्लाह रहम करे, और बताया कि जहाज़ क्रैश हो गया है। और पापा अकेले थे, वो बेचारे 80 साल के बुजुर्ग, वो अकेले, और कह रहे थे मेरा बच्चा चले गया, मेरा बच्चा ख़त्म हो गया। और उस वक्त उनके साथ कोई एक औलाद उस वक्त नहीं थी। मैंने अपनी भाभी को बताया, भैया की बेगम को, उनको भी नहीं पता था। उनको मैंने कहा फौरी तौर पे घर जाएं। अच्छा, अब जो ये बात आई है, जो डिस्प्यूट शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है कि पापा का उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में सैंपल रिसीव किया है 22 तारीख को या 23 तारीख को। हम लोग खामोशी से बैठे रहे, हमने कोई मसला पैदा नहीं किया। बॉडीज आ रही हैं, जा रही हैं, फैसिलिटी का इंटरव्यू आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे ही लेके चले गए बगैर शनाख्त के। अब जब मुझे 2 तारीख को फ़ोन आता है, मेरे पास सिर्फ वर्बल इंफॉर्मेशन है, मेरे पास कराची यूनिवर्सिटी की कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है, डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट नहीं है जिसको मैं कह सकूं कि ये चीज़ है। मेरे पास फ़ोन आया है कि जी आपकी वालिद की जो DNA की रिपोर्ट है वो किसी बॉडी से मैच नहीं हुई है। अच्छा, ये आई है रात को 1 बजे मुझे पता चला है। सुबह मैं अब ये टेंशन कि मैं पापा को ये खबर कैसे दूंगा। सुबह दूसरी सुबह पता चला, जब मैं उठा हूँ तो पता चला कि आरिफ फारूकी और इनके साथ की जितनी, अल्लाह इन सबको अजर दे, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत इन्होंने जो है पापा का दूसरा सैंपल लिया और फौरी तौर पे लाहौर भिजवाया। और उसी दिन उनकी रिपोर्ट आ गई, जिसकी रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है। उस पर साफ वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है बॉडी नंबर 112 चीपा, और सैंपल लिया गया राइट थाई से। वो बॉडी जो है अहमद मुश्तबा से भैया मेरे वालिद की DNA की मैच की है उस बॉडी से। जब वहाँ जाके पता किया कि वो बॉडी किधर है, हमने क्लेम किया, तो पता चला 28 से 30 तारीख को वो बॉडी इशू हो गई है मरहूम अब्दुल कयूम PIA स्टीवर्ट को, और उन्होंने उसकी तदफीन कर दी है लाहौर में। अब क्या हुआ, यहाँ पे मसला आ गया कि अब करूँ तो मैं क्या करूँ। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि इतने दिन गुजर गए, हमारी कोई रुदाद सुनने वाला नहीं था उस दौरान, हमारी कोई मदद नहीं करने वाला था। जो मदद की है या तो इन लवाहिकीन की फैमिलीज ने मदद आपके तहत बिल इन्होंने, अगर ये आरिफ ये काम ना करते ना तो शायद हम खामोशी से बैठ के, हमारे जहन में ये चीज़ नहीं थी, मेरे जहन में ये नहीं था। मैंने तो गवर्नमेंट का सोच के किया कि चलो चलो ये कर रहे हैं, वो ये इनकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जिस वक्त ये आरिफ ने ये किया और आरिफ ने आके अपने फेसबुक पे डाला कि यार आई एम हैप्पी, मेरे मिल गया ये सब कुछ, तो उसके बाद तो सारी चेंज हो गया। उस वक्त तक मुझसे किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से मेरे वालिद ने आके बात तक नहीं की थी। अली ज़ैदी आए थे ईद वाले दिन, तस्वीरें खिंचवाई, सीने पे हाथ मारा, कहा हम है ना, कहाँ है मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। उनके PA का फोन आया बाद में कि आपने मीडिया पे हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, आपको हमसे बात करनी चाहिए थी। अब मैं उस बहस पे नहीं पढ़ता हूँ। और उस दौरान अब मुझे मुश्किल हो रही थी पाकिस्तान आने में। मैं आया हूँ 4 तारीख को, मैं PIA की परवाज से इस्लामाबाद पहुंचा हूँ, इस्लामाबाद से कराची। मैं इस बात का क्रेडिट जरूर दूंगा PIA को, उन्होंने बहुत बहुत साथ दिया है हर लेवल पे, हायर लेवल से लेके जूनियर लेवल तक हर बंदे ने हमारी हेल्प की है। और जो लंदन से हम लोग इस्लामाबाद आए, उस फ्लाइट में सिर्फ हम 2 लोग थे, मैं और मेरी बहन, खाली जहाज था। इतना इस हद तक उन्होंने फैसिलिटेट किया। जिस वक्त मैं यहाँ आया हूँ मुझे कहा गया, मैं मीडिया से भी बात कर रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है लेकिन बॉडी का पता नहीं चल रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कोई ऐसा बंदा मुझे मिल जाए जिसको मैं कहूँ कि भाई हमने अगर दूसरा सैंपल करवाया है लाहौर से, तो भाई अब्दुल कैमरी का भी तो कोई लो, वहां भी तो कोई करवा के फॉरेंसिक का वहां से रिजल्ट ले। कोई इस पर फैसला नहीं कर रहा था। अब उसमें यह हुआ कि उस दौरान हम लोगों ने पापा का, जब ये PIA वालों से बात की तो PIA वालों ने पापा का तीसरा सैंपल लेके उसको रन करवा दिया, जो आई थिंक 3 तारीख को उनका लिया गया। वो अभी तक अंडर प्रोसेस है कराची यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट, कराची यूनिवर्सिटी में। जब मेरे वालिद यहाँ पे अकेले थे, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ है, उनको बहुत बेइज्जत किया गया है। वो जा रहे हैं सर्च खाने में, सैंपल दे रहे हैं, मालूम कर रहे हैं, किसी ने उनको इज्जत नहीं दी है। जिस वक्त ये वाकया हुआ है, जिस वक्त 22 तारीख को जो ऑन ग्राउंड जो मदद हमें हो रही थी, भैया के दोस्त कर रहे थे बोनावेंचर के, फहद फहमी उनके बचपन के दोस्त थे, अपनी मदद उन्होंने हमसे कुछ बात नहीं की, उन्होंने किया है। दूसरी मदद मैंने फेसबुक पे डाला, यार कोई जाके सिविल में और दारुल सेहत में मेरे भाई की बॉडी तलाश करे। तो उसमें प्रोफेसर मसूद हमीद जो वाइस चांसलर थे डाउ यूनिवर्सिटी के, उनके दामाद डॉक्टर उस्मान खाजादा ने मेरी बहुत हेल्प की है। तारिक आफरीदी मेल नर्स है आई थिंक NICVD में, उन्होंने मेरी मदद की है। बाकी इस इंडिविजुअल हेल्प थी, गवर्नमेंट ऑफिशियल में किसी ने हेल्प नहीं किया।
मर्तज़ा साहब, सॉरी टू लाइक इंटरप्ट, मैं सिर्फ ये कह रहा था क्योंकि टाइम है नहीं, तो मैं चाह रहा था मैं क्लोजिंग वारा कर दूं, ठीक है ना। अब देखें, मैं पूरे पाकिस्तान को ये बताना चाह रहा हूँ कि एक तो नंबर 1 सबको पता चल जाए कि ये जो डीएनए रिजल्ट्स हैं वो 24 घंटे के अंदर आ सकते थे, हमारे पास वो फैसिलिटी है, ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2, अब हमने सोल्यूशन की तरफ जाना है। अब सोल्यूशन क्या है? देखें, जो हो गया है सो हो गया है। जो आपके जो लवाहिकीन हैं, जो शहीद हैं, उनके रूहें ऑलरेडी जन्नत जा चुकी हैं। जो बॉडी है, जो ऐसे एक क्या कहते हैं, एक हमने उसको तदफीन करके हमें सुकून होता है कि यार हम क्लोजर मिल गया है, वो हमने करना है। अब चाहे आपकी बॉडी जो है, चाहे आपके पंजाब के मिट्टी में हो या सिंध के मिट्टी में हो, बलूचिस्तान की मिट्टी में, डजेंट मैटर। असल चीज़ है कि आइडेंटिफाई करना। ये बेसिक ह्यूमन राइट है कि जो भी आपकी बॉडी वगैरह होती है, इट इज़ रिटर्न टू इट्स राइटफुल ओनर। एक अमानत है, ठीक है। अब ये अमानत के साथ खयानत हुई है। अब ये खयानत के साथ आपने करना ये है कि आपके जितने रिजल्ट्स हैं, जो ये केयू के पास हैं, जो एक्चुअल बॉडी के डीएनए के सैंपल्स हैं, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट किए जाएं आपके लाहौर, ठीक है। क्योंकि अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसमें एक मसला है। 50 दिन तक इनका जो एसओपी है, 50 दिन तक ये होल्ड करते हैं सैंपल, फिर ज़ाया कर देते हैं। देन दे रिलाई ऑन द रिपोर्ट्स, जो कि वो 35 साल तक स्टोर करते हैं। तो ये 50 दिन का जो ये वाया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 16 दिन ऑलरेडी गुजर चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास तकरीबन 33 दिन है। इसी के अंदर आपने उस जितने सैंपल्स है लाहौर भिजवाएं, वहाँ आपका क्रॉस मैच होगा। नए आप सैंपल्स लें उन लवाकिन से जो कि केयू से वेरीफाई हुए थे। उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कौन सी बॉडी कहाँ पर है। लोन से हम लोग भी अपील करेंगे, बाकी लोग से भी अपील करेंगे, सिर्फ इसका जो कदबा है वो चेंज कर लें। असल चीज़ है वो पहुँच गए हैं जहाँ पर वो हैं, आप सिर्फ उसको चेंज कर दें। डू नॉट डिस्टर्ब द डेड, ठीक है। उनकी कफन में कशाई वारा नहीं करना है। ये आपके अगर ये गवर्नमेंट इदारे आ जाएंगे और उससे भी पैसे बनाएंगे, ये ना करना। ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया आरिफ। हमारा वक्त ख़त्म हो रही है और अहमद मुस्तफ़ा साहब, आपकी स्टोरी ज़ाहिर है सुनकर खासे हम लोग भी वी आर ऑल्सो मूव। जो आपके साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और बहरहाल आरिफ फारूकी साहब ने आपकी हेल्प की, हम भी आरिफ फारूकी साहब के बहुत मशकूर हैं। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे और आपकी मुश्किल जल्द हल हो। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, हमें आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।